तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। मतलब अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया। अदर देन मजिस्ट्रेट माने मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। दीपक बाबू गुड मॉर्निंग, अभिनंदन, रोहित सबको गुड मॉर्निंग, संगीता, नीतू। तो ये है इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा, दिमाग में बैठाइए। क्या ये बात सबको याद हो गई कि इसके अंतर्गत वो सारी कार्यवाही आती है जो पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाती है। और कोई अन्य व्यक्ति जब होता है तो उसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है, लेकिन स्वयं मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन। अब ये सारी बातें एक बार अपने बेयर की तरफ देखिए। कमेंट में बताते रहिए, जो वहीं आपकी कोई चीज कंप्लीट हो, जैसे इन्वेस्टिगेशन दिमाग में बैठ तो तुरंत आप उसको सूचित करें हमको कि हाँ सर हमारी बात क्लियर हो गई है, अब आगे बढ़ा जाए। कलेक्शन ऑफ एविडेंस है ना, साक्ष्य एकत्र करने के लिए। परिभाषा तो जैसे पहले थी वैसे अब है, कहीं कोई प्रॉब्लम कोई बदलाव हुआ नहीं। तो जो लोग पहले से पढ़े हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं इन्वेस्टिगेशन के संबंध। ये आपका हो जा रहा है सेक्शन 2H पहले था, सेक्शन 2H पहले था, 2L हो गया। अब राम बाबू जी बताएंगे कि 2L में क्या था पहले। सही जवाब। अब इसके बाद आइए एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। और जुडिशियल प्रोसीडिंग, एक चीज रुक जाइए, हमने यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, हमने यहाँ पर देखा ना, अजय गुड मॉर्निंग, हमने यहाँ पर देखा कि इन्वेस्टिगेशन भी देख लिया, ट्रायल भी देख लिया और इंक्वायरी भी देख लिया। अब इन तीनों में लगभग एक जैसी लगने वाली चीज है, तीनों में कुछ मूलभूत अंतर है और जिसे हमको एग्जामिनेशन के पर्पज से भी जाना है। तो अंतर कुछ ज्यादा ही, लेकिन कुछ जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो पहले हम लोग देखेंगे। यानी हम लोग इसका 4 कॉलम बनाएंगे कि अंतर करने का आधार एक होगा यानी ग्राउंड, और दूसरा में हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन हो गया, तीसरे में हो जाएगी इंक्वायरी,
और चौथे में हो जाएगा ट्रायल। ग्राउंड, अन्वेषण, इंक्वायरी मतलब जांच और विचारण। कृष्णकांत दिखाई दे रहा बेटा? प्रॉब्लम हो रही मुझे, लाइट वहां पे नहीं है, लाइट जल रही है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये जलता था ना वहां पे, ओ तो उसको लगा देना चंदन आज। तो ये है। अब सबसे पहले हम अंतर देखेंगे अगर इसी आधार, तो हम नेचर के आधार, ये एक बड़ा अंतर, नेचर। हाँ बहुत छोटा सा है, 2 3 4 पॉइंट दिखा है। नेचर है ना, ये प्रोसीडिंग जो इन्वेस्टिगेशन है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानी जाती। जुडिशियल यानी न्यायिक कार्यवाही नहीं, इन्वेस्टिगेशन न्यायिक कार्यवाही नहीं होती, लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, और ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो ये प्री का एक सवाल है, समझ लीजिए कि इसमें से कौन सी कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग है अथवा कौन सी नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती, जबकि इंक्वायरी और ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। दूसरा अंतर करने का आधार जो है हम लोग उठा लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य क्या है, उद्देश्य संबंधी अंतर। इनका तो आप जानते ही हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, माने साक्ष्य एकत्रित करना, इसका उद्देश्य है इन्वेस्टिगेशन का। और साक्ष्य एकत्र करने का मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन में जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाया गया है उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करना, उद्देश्य होता है उसको फंसाना, है ना। और कभी कभी पुलिस फंसा भी देती अनावश्यक। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है इसका पर्पज। और इसमें क्या है कि प्राइमा फेसाई कोई मामला बनता है या नहीं। प्राइमा फेसाई कोई मामला बनता है या नहीं। इसका क्या मतलब है? मतलब आगे कार्यवाही बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, पहले ये तो पता लगा दें। वो आप कहते हैं कि हमारे पेट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है डॉक्टर साहब तुरंत एक किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसका चेक करते हैं कि सच में समस्या क्या है। तो प्राइमा फेसाई कोई मामला बनता है कि नहीं इसका है, और इसका क्या है, एक्विटल और कन्विक्शन, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, इस उद्देश्य से की जाती है। गुड मॉर्निंग। उसके बाद तीसरा, अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी प्राधिकारी कौन होता है इसमें, पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन।
other person authorized by मजिस्ट्रेट। पुलिस अधिकारी भी कर सकता है और कोई अन्य व्यक्ति, लेकिन अन्य व्यक्ति तभी करेगा जब उसे मजिस्ट्रेट ऑथराइज करेगा इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी के लिए कौन करता है? मजिस्ट्रेट और कोर्ट। यही ने डिफिनेशन में लिखा था। तो इंक्वायरी कहां परिभाषित? मजिस्ट्रेट या कोर्ट के। और ये कोर्ट में होती है। यहां दोनों में क्या थोड़ा सा अंतर आया? ये मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा होता है और ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है। स्लाइड कट तो नहीं रही है ना? ऑनलाइन वाले बच्चों पूरा दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड? ये ज्यादा जूम हो गया, कट रहा है ना? बच्चे देखिए कितने शरीफ हैं, कह भी नहीं रहे। ये तो लीडिंग क्वेश्चन हो गया ना? ये तो लीडिंग क्वेश्चन हो गया कि हमने उत्तर को आपके मुंह में रख दिया। बीस मिनट से चल रहा है, लेकिन बच्चे तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है और एक पॉइंट लिखने भर जगह भी हमारे पास है, तो इसको एक पॉइंट और लिख लीजिए। शपथ संबंधी, ओथ यानी शपथ संबंधी। शपथ संबंधी इसमें शपथ नहीं दिलाई जाती। शपथ नहीं दिलाई जाती। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस शपथ नहीं दिलवा सकता, वो उसे अथॉरिटी ही नहीं है। और कोर्ट में दिलाई और इंक्वायरी में दिलाई जा सकती है, जरूरी नहीं है, दिलाई जा सकती है। और ट्रायल में दिलाई जाती है, ट्रायल में दिलाई जाती है। हाल में यही होता है कि मैं गीता की कसम खा के कहता हूं कि जो कि कहूंगा सही कहूंगा। और वकील साहब क्या कहना था बताइए? उसके बाद क्रम संबंधी अगर कर लें, जगह नहीं है हमारे पास, क्रम संबंधी करें तो क्रम के मामले में इन्वेस्टिगेशन का, किसी भी कार्रवाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग का पहला स्टेज होता है, इंक्वायरी जो है वो दूसरा स्टेज है, और ट्रायल जो है वो अंतिम स्टेज है। सारे पॉइंट क्लियर? नेचर वाले मामले में जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट इनका एविडेंस कलेक्ट करना है और इनका प्राइमा फेसाई मामला बनता है कि नहीं ये चेक करना है, और उसके बाद
एक्विटल या कन्विक्शन। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या था? अथॉरिटी। कौन है अथॉरिटी? पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट ऑथराइज करे। लेकिन यहां पर कौन अथॉरिटी है? कोर्ट या मजिस्ट्रेट। यहां कोर्ट में किया जाता है। फिर उसके बाद ओथ। उसमें ओथ दिलवाई ही नहीं जा सकती इन्वेस्टिगेशन में। इंक्वायरी में दिलवाई जा सकती है, मैंडेटरी नहीं है। उसमें दिलवाई जाती है, मैंडेटरी। फिर उसके बाद क्रम में सबसे पहला, दूसरा और अंतिम। हम्म तो ये तीनों डिफिनेशन आपने देख ली थी, इसलिए कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं उसमें जान लेना था। आप लोग अगर चाहते दुबले पतले आदमी रहते तो इसमें 3 भी हो सकते हैं। तो जितनी मैं दुबले पतले लोगों की बात कर रहा था। लेकिन अब उतना दूर बैठने से अच्छा है ना कि थोड़े से दिक्कत करके यहीं बैठ लीजिए। बस ये है कि बगल में हिंसक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बात अपने ऊपर नहीं लेते हैं, हिंसक प्रवृत्ति इनकी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतना महान विचार है तो इस पर बैठ के दिखाइए। जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही के बारे में अभी हम लोगों ने देखा ना कि इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग है और ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं। चलिए जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा। सेक्शन 2M, क्यों ऐसा? पढ़िए एक बार। इसके अंतर्गत ऐसी कार्यवाही आती है जिसमें शपथ पर साक्ष्य लिए जाते हैं या लिए जा सकते हैं। ये दोनों बातें आई ना। अभी आपने देखा था यहां कि इसमें ओथ दिलवाई जा सकती है और इसमें दिलवाई जाती है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की डिफिनीशन जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें साफ इस बात को क्लियर कर दे रहा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत वो कार्रवाई आती है जिसमें ओथ पर एविडेंस लिए जाते हैं या लिए जा सकते हैं। तो यही जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। मतलब इंक्वायरी में लिए जा सकते हैं, अरे शपथ दिलवाई जा सकती है और ट्रायल में दिलवाई जाती है, इसलिए दोनों जुडिशियल प्रोसीडिंग। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इसलिए जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है क्योंकि उसमें ओथ दिलवाई ही नहीं जा सकती, इसलिए जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं। सीक्वेंस वाला नहीं समझ। सीक्वेंस का मतलब जैसे कोई प्रोसीडिंग जब शुरू होती है, जब आप शिकायत कर देते हैं मान लीजिए पुलिस में या कुछ, तो पहले सबसे पहले क्या? सबसे पहले जो होगा वो इन्वेस्टिगेशन। हमने बताया था कल परसों में ये बात कि जरूरी नहीं कि हर मामले में इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अगर होगा तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ही हो। फिर उसके बाद प्रोसेस क्या आएगी? फिर इंक्वायरी होगी और फिर उसके बाद लगता है कि नहीं सब ठीक है करना है, और उसके बाद, इसलिए मैंने वो क्रम वाली बात। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब वो लिख लिया है ना, बेयर एक्स। अब इसमें ये 2M में डिफाइन है, पहले जो था वो सेक्शन 2I में था। आगे आते हैं।
ऑफेंस यानी अपराध, अपराध। नमस्ते रंजीत। अपराध किसे कहते हैं? ऐसा कोई कार्य जिसे विधि करने से मना कर, यानी फॉरबिडन बाय लॉ। सही है ना? एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ यहाँ पर जो ऑफेंस की डिफिनेशन है, पहली बात तो ये कहाँ है? सेक्शन 2Q में है। और ये परिभाषा ये कहती है कि ऑफेंस से कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन आता है ऑफेंस से कोई एक्ट या ऐसा या ओमिशन आता है जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो, या जिसके लिए कैटल ट्रेसपास एक्ट कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के सेक्शन 20 के अंतर्गत कंप्लेंट किया जा सकता है। तो ये डिफिनेशन है। मानी अगर सिंपली कोई पूछे कि ऑफेंस क्या है, तो कोई ऐसा एक्ट जिसे लॉ द्वारा पनिशेबल बना दिया गया, दंडनीय बनाया गया कार्य अपराध हो। तत्समय प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? उस समय जब वो कार्य किया गया, उस समय लागू विधि के द्वारा, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जिस समय कार्य किया गया उस समय लागू विधि के द्वारा उसे पनिशेबल बना दिया गया। या फिर एक तो नौटंकी इसमें यह है कि कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के सेक्शन 20 के अनुसार उसके लिए कंप्लेंट किया जा सकता। उस वहां पे कैटल ट्रेसपास एक्ट सेक्शन 20 के अंतर्गत एक्चुअल में पनिशमेंट नहीं दिया जाता, फिर भी वो ऑफेंस कहा जाता है, क्योंकि ये परिभाषा उसको ऑफेंस बना देती है। तो जो पनिशेबल बाय लॉ है और जिसे कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 के अंतर्गत जिस कार्य के लिए किया जा सकता है कंप्लेंट, वो भी ऑफेंस ही होगा। जैसे मान लीजिए कैटल ट्रेसपास एक्ट क्या है कि आपका पशु हमारी फसल चर गया, इसमें कंप्लेंट हो सकता है उसके सेक्शन 20 के ऑफेंस है।
ये ऑफेंस की परिभाषा सीआरपीसी के सेक्शन 2N में थी, अब 2Q में है। क्योंकि अपराध यहीं से शुरुआत, क्यों से पता है ना? कि अभी मैं कहूंगा कि क्लास में बंद करना, आप पूछेंगे क्यों, तो अपराध होगा। तो 2Q में अपराध। अब इसके बाद बीएनएस में भी इसको डिफाइन किया गया है। बीएनएस के सेक्शन 224 में आ जाइए। सेक्शन 224 में भी ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। बहुत बड़ी परिभाषा है, लेकिन मोटी मोटा ये है कि जो कार्य बीएनएस के द्वारा या किसी अदर स्पेशल या लोकल लॉ के द्वारा पनिशेबल बना दिया गया। और आईपीसी के सेक्शन 40 में था ये बात। आगे बढ़ जाए। ऑफेंस में बात तो समझ में आई गई होगी। हाँ हाँ। हम्म। जब भी उनको कोई बात कहनी होती है तो उससे पहले शपथ दिलवाई जाती है। जबकि इन्वेस्टिगेशन में जब भी कोई बात, कोई बयान लिया जाता है तो उससे पहले पुलिस ना तो शपथ दिलवाती है और ना उसके दिलवाने के पावर है। हम्म 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 हम्म। वही बता रहा हूँ कि शपथ पर साक्ष्य लेने का मतलब ये है कि कोई बात जब ये कोई भी एविडेंस देंगे या कोई बात कहेंगे तो उससे पहले ओथ लेंगे कि हाँ ये बात मैं सही कह रहा हूँ। हाँ भाई। हम्म। और इसके बाद आइए एक ठो पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट में ये सेक्शन 2T में चला गया। पहले कहाँ था, अब डिमोट होके चला गया। पहले 2R में था। रिपोर्ट में ऐसे करते थे ना कि पुलिस रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट था। अब आर हट गया बेचारा, पूंछ पकड़ लिया उसने। कुछ दिन में उस पुलिस रिपोर्ट को निकाल के बाहर फेंक देंगे अगली बार जब आएंगे। तो पुलिस रिपोर्ट 2T में तो
अब क्या है पुलिस रिपोर्ट? पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 क्लास नंबर 2 3 क्लास नंबर 3 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट मतलब हर चीज जो मजिस्ट्रेट के पास ये भेजेगा वो पुलिस रिपोर्ट नहीं कहलाएगी। कुछ काम करने से पहले मजिस्ट्रेट से वो परमिशन लेता है, तो क्या वो रिक्वेस्ट जो करता है वो पुलिस रिपोर्ट थोड़ी? पुलिस रिपोर्ट का मतलब जो इस धारा के अंतर्गत दी जाए, और इस धारा का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनका कंक्लूजन जब मजिस्ट्रेट के पास सौंपता है पुलिस, तो ये क्या होता है? वही पुलिस रिपोर्ट का। वैसे शपथ पत्र तो खुद ही शपथ पत्र है। हुँ? अब इसी वजह से सिविल मामलों में तो हर जगह जो है कोई भी बात कहने से पहले एफिडेविट देनी है, शपथ पत्र से ही हर बात को अपने कहना है, चाहे वो कोई भी बात। तो पुलिस रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी द्वारा किसको भेजा जाता है? मजिस्ट्रेट को। और किस धारा के अंतर्गत? सेक्शन 193 क्लास 3 के अंतर्गत भेजी गई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन कोई बात, समझने की जरूरत उतनी है भी जितना जानने की जरूरत। ठीक है ना? यहाँ इसी यही रख लीजिए, अब समझाते हैं। काम की चीज यही है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब आप जानते हैं ना कि क्या होता है पुलिस रिपोर्ट? इसका कहने का मतलब है कि जब कोई जैसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, वो तो वही करेगी ना, मजिस्ट्रेट तो इन्वेस्टिगेशन करेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट बनाएगी और ले जाके मजिस्ट्रेट को दे देगी। तो ये जो बीएनएसएस है, उसके बीएनएसएस के अंतर्गत ये जो पुलिस रिपोर्ट देता है ना, वो कौन सी धारा के अंतर्गत? 193 क्लास नंबर 3 के अंतर्गत। पहले भी ये काम करता था, कोई नया नहीं। पहले कहां होता था? 170 क्लास 2 के अंतर्गत। तो ये जो बात वही है, डिफिनेशन की जगह बस यही शब्द बदल गए। चलिए, जो बात वहां पे नहीं लिखी है उस पर चर्चा करेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट ले जाके मजिस्ट्रेट को देती है वो पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। अब ये जो पुलिस ले जाके सौंपती है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की और ले जाके उसने वो चीज वहां पर सौंप, उसको हम पुलिस रिपोर्ट कह रहे हैं। अब ये पुलिस रिपोर्ट किस रूप में हो सकती है? ये हो सकती है कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड हो सकती है। यानी ये रिपोर्ट जो है वो डिस्क्लोजेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। यानी ये रिपोर्ट किस प्रकार की बन रही है? ये बन रही है कि पॉजिटिव है, मतलब इस व्यक्ति ने या अमुक व्यक्ति ने ये अपराध किया है, ये रिपोर्ट बन रही है। ये रिपोर्ट
ये प्रकट करती है कि अपराध किया गया है। तो उस पुलिस रिपोर्ट को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे चालान या उसको कहेंगे चार्जशीट। सुना होगा ना कि चार्जशीट सबमिट कर दी, चालान सबमिट कर दी, है ना? हिंदी में कहते हैं आरोप पत्र दाखिल करना, चालान हिंदी में भी कहते हैं उसको। कि कमीशन यानी उसको लगता है कि अपराध हुआ है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो इसका मतलब है कि वो चार्जशीट या चालान के रूप में ले जाके पेश करती है। और अगर लगता है इफ नॉट डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ ऑफेंस, इफ नॉट डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो क्या हो? इसको फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, अंतिम रिपोर्ट जिसको कहते हैं, या फिर इसको क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं। पुलिस जो है ना, जरूरी थोड़े है कि इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ये साबित हो ही जाएगा कि अपराध हुआ ही। एफआईआर लिखा दिया गया, इन्वेस्टिगेशन उसने किया तो पता चला कि ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, फालतू में खाली लिखा दिया गया। तो ये दोनों स्थिति आई कि जब लगता है कि अपराध हुआ है और इस प्रकार की रिपोर्ट बनती है तो उसे चालान या चार्जशीट कहते हैं। और अगर ये लगता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है तो अब उसके लिए फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है ना? पुलिस रिपोर्ट 193 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को भेजी गई रिपोर्ट। अच्छा, हाँ, मजिस्ट्रेट, पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट जो होती है पुलिस रिपोर्ट। अब ये दो प्रकार की हो सकती है, या तो लगे कि अपराध हुआ है तो चार्जशीट, लगे कि अपराध नहीं हुआ तो फाइनल। हाँ हाँ। हम्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। अगर मैं पूछूं तो बता देंगे ना क्या क्या पढ़े? अच्छा बताइए, इस प्रश्न का जवाब हमको सबसे चाहिए कि अपराध कहाँ परिभाषित? एकदम आंखें इसी पर है, इसीलिए मैंने पूछा। थोड़ा सा भी आंख इधर उधर नहीं है, अच्छे से देखो फिर जवाब। बच्चों को डिस्टर्ब करना होता है तो मैं वही वाला पेज खोल के उनको दे देता हूँ बताने के लिए कि ये बताओ बेटा। अब वो अगर थोड़ा थोड़ा जानता है, ईमानदार है, तो वो सामने देखते हुए भी बोर्ड की तरफ न देखना चाहेगा। इस बैलेंस बनाने में जो आ रहा है वो भी भूल जाएगा, क्योंकि ईमानदारी है ना, उसको लग रहा है कि सामने ही है, कैसे हम देख लें, गलत बात होगी। तो वो आंखें जो है ना, इधर उधर कर रहा है, और आंखें घुमाने के चक्कर में वो चीज जो उसको बोलनी है वो भूल जा रहा है। चलिए ठीक है, फिर अब देखते हैं आप लोगों के मन का टॉपिक एक ठो समन और
वारंट केसेस। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे हमको सारे बच्चे मैसेज में करके बताएं कि पीछे वाली सारी बात क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। जो जो डिफिनीशन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, खाली समय में आप उसको याद भी करते रहें। चलिए, थैंक यू। ठीक है। समन और वारंट, यानी समन केसेस भी हम लोग सुनते हैं, वारंट केसेस भी सुनते हैं। समन केसेस मतलब 2x, देख लीजिएगा गलत हुआ। समन केसेस मतलब 2x में डिफाइन किया गया हो, और वारंट केसेस मतलब 2z। अरे z बदल गया ना, पहले कहाँ हुआ करता था? 2w और 2x में। तो वारंट केसेस का स्थान समन केसेस ने ले लिया, और जेड एकदम पीछे लाइन में जाके खड़ा हो गया कि मेरे प्रेजेंटेशन का टाइम सबसे लास्ट में आएगा, तब तक छुट्टी हो जाएगी, है ना। अब जेड के बाद तो कुछ बचा नहीं। तो समन और वारंट केसेस क्या है? समन केसेस समझने के लिए पहले हमको वारंट केस समझ, पहले भले उसकी परिभाषा है, लेकिन समन केस को समझने के लिए हमको वारंट केस समझना पड़ेगा। क्या है वारंट केस, ये पहले देख लेते हैं। वारंट केस क्या है? वारंट केस के अंतर्गत ऐसा मामला आता है वारंट केस के अंतर्गत ऐसा मामला आता है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय। ठीक है ना, जो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 वर्ष, अरे मोर देन 2 इयर्स, मोर देन 2 इयर्स से पनिशेबल वारंट में।
समन मामला क्या है? समन मामला का मतलब जो अपराध से संबंधित हो, यानी जो अपराध हो, जो ऑफेंस हो, और जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, या केवल जुर्माने से, केवल जुर्माने से, या जुर्माने के साथ उपर्युक्त दंड से दंडनीय हो। हम्म समन मामला जो वारंट मामला नहीं है। तो क्या वारंट मामला नहीं है? मतलब 2 साल से ऊपर वाले मामले वारंट में चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल तक वाले मामले समन में आ जाएंगे। तो 2 साल तक के इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल मामला समन हो, और केवल फाइन से पनिशेबल मामला भी जो है वो समन मामला ही हो। बस वो होना कैसा चाहिए? ऑफेंस होना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना है कि जब हम किसी इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन लगी हो तो वो समन मामला तभी हो जब वो इम्प्रिजनमेंट केवल 2 साल तक, तब वो समन मामला का। मतलब अगर हम दोनों को अलग अलग करें तो समन मामला का मतलब ये कि जो 2 साल तक के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल या जो केवल फाइन से पनिशेबल हो वो समन मामला होगा, और जो डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मोर देन 2 ईयर से पनिशेबल हो वो वारंट। तो ये बात तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। समन मामला साधारण नेचर का होता है और वारंट मामला थोड़ा गंभीर नेचर का होता है। वारंट केसेस जो होते हैं उसका जो ट्रायल होगा वो सेक्शन 261 से 273 तक चलेगा। वारंट मामलों का जो विचारण होगा बीएनएसएस के अंतर्गत वो कहां से कहां तक चलेगा? 261 से 273 तक। अब वही ये बीएनएसएस की हम लोग बात कर रहे हैं, और यही अगर हम सीआरपीसी की बात करेंगे तो ये जो धारा थी वो सेक्शन 238 से लेके 250 तक। तो जो नए बच्चे हैं मैं बार बार उनको याद दिला रहा हूँ कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न करेंगे, सीआरपीसी की धाराओं में उलझेंगे नहीं। जिन्होंने सीआरपीसी देखी ही नहीं है उनको सीआरपीसी वाली बातों पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक समय आएगा जब ऑटोमेटिकली आपको कुछ मेन मेन प्रोविजन सीआरपीसी के कनेक्ट हो ही जाएंगे अगर आप में ठीक। लेकिन अभी से लोड लेंगे तो फिर ये वाली धाराएं निकल जाएंगी।
भाग वाली कार देखा था ना आप लोगों ने, एक ठूसा जा रहा था तो उधर से दूसरा निकल जा रहा है। यही है कि ये वो डालने के चक्कर में पड़ेंगे तो बीएनएसएस निकल जाएगा, और बीएनएसएस का निकलने नहीं देना है, उसको रखना है, वो भले निकल जाए। तो ये है वारंट केस के ट्रायल के संबंध में। अगर हम देखेंगे समन केस का ट्रायल, तो समन केस का ट्रायल वैसे 2x में डिफाइन है, और ट्रायल जो होगा इसका 274 से लेके 282 तक, ट्रायल 274 से लेके 282 तक। अगर सीआरपीसी की बात करेंगे आप, तो ये जो था समन मामला है 251 से लेके 259 तक। तो ये मामले कैसे हैं, ये केसेस क्या हैं? देखिए सब अलग अलग। समन और वारंट ये दोनों अलग चीज है, और समन केस और वारंट केस अलग चीज। समन ट्रायल वारंट ट्रायल अलग चीज, ये कहीं मत गिन दीजिएगा। समन या वारंट अगर कोई बात करता है तो इसका मतलब है कि वो एक तरीके से कॉल लेटर। समन भेजा जाना मतलब उसको बुलावा पत्र भेजा जाना, चाहे उसको बुलाया जा रहा है, या उसको कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा जा रहा है, या कोई चीज न्यायालय में पेश करने के लिए कहा है। ये क्या है? ये समन। वारंट का मतलब हो सकता है, वारंट का भी कोई काम करना है। वारंट का मतलब होता है कि किसी अथॉरिटी को ये पावर दी जाती है कि जाइए उनके साथ ये बर्ताव करिए। अब ये बर्ताव में क्या, जैसे उनको अरेस्ट करिए, जाइए उनको गोली मार दीजिए, जाए उनके साथ ये काम करिए, ये है वारंट। तो ये कि समन या वारंट एक तरीके से कॉल लेटर किसी व्यक्ति के। हाँ भाई, तो ये कि समन या वारंट क्या हुआ कि एक तरीके से किसी व्यक्ति के लिए ऐसा आदेश दिया जा रहा है। समन केसेस वारंट केसेस क्या है, उसके नेचर को बता कि समन केसेस मतलब हल्के फुल्के मामले जो 2 साल तक के इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल, और वारंट केसेस का मतलब गंभीर मामले यानी 2 साल से ज्यादा के इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल। अब समन ट्रायल वारंट ट्रायल का क्या मतलब हो? समन ट्रायल का मतलब ये होता है कि जो समन केसेस हैं उसमें किया जाने वाला ट्रायल जो होता है वो समन ट्रायल होगा, और जो वारंट केसेस हैं उसमें किया जाने वाला ट्रायल वारंट ट्रायल है। ठीक है ना? तो शब्द अलग अलग हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं और एक दूसरे से वो अलग। ऐसा ना हो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आईपीसी में और ट्रायल एंड वर्सेस फ्लेचर लिख के चले आए हैं। बेटा आखिर अंतर क्या है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो ये हो गया। अब समन या वारंट का जारी किया जाना, समन या वारंट का जारी किया जाना, समन या वारंट का जारी किया जाना। ये बात सेक्शन 227 के क्लास नंबर 1A में बताया गया है कि यदि मामला समन है
तो समन ही जारी होगा। यदि मामला समन है तो समन ही जारी। एक बार 227 का क्लास नंबर 1 उठा के पढ़ ली। पढ़िए। हाँ, क्लास 1A। ठीक ना, यही बात हमने लिखा। यदि मामला समन प्रतीत होता है तो समन जारी करेगा। मतलब एक तरीके से मैंडेटरी प्रोविजन है कि समन मामले में आप अपने डिस्क्रिशन को यूज करके वारंट नहीं भेजें। सामान्य नियम, समन मामले में समन ही। अब बी देखिए, 1B, मामला वारंट में या यदि उनकी आवश्यकता नहीं है लाए जाने या होने वारंट या यदि फिक्स करता है। यदि मामला वारंट मामला है तब समन या वारंट जारी करेगा। मतलब यदि समन मामला है तो समन ही करेंगे, तब दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वारंट मामला है तो समन या वारंट, मन करे तो समन जारी। मतलब वारंट मामले में भी समन जारी हो सकता। जरूरी नहीं कि वारंट मामला है तो वारंट ही जारी। समन मामले में तो समन ही होगा, लेकिन वारंट मामले में वारंट या समन हो सकता, कुछ भी हो सकता। जनरली वारंट मामले में भी पहले समन ही जारी होता है। भाई साहब जब नहीं आते तब वारंट होता, तब उसके बाद एनबीडब्ल्यू होता है। एलबीडब्ल्यू नहीं, एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब बहुत क्रिकेट देख रहे हो। एनबीडब्ल्यू, इसका क्या मतलब होता है? अब इसका बताए होते तो मैं मानता कि पढ़ भी रहे हो ढंग से। तो ये समन या वारंट जारी करेगा। ठीक, ये बात 227 में है। पहले में 204। ये सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 204 में ये थी। ओके, फिर उसके बाद समन मामलों में वारंट जारी किया जाए। ला में किसी बात का कोई भरोसा मत किया करें। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, हम 4 बार इस बात को रिपीट किए हैं कि समन मामले में समन ही होगा, वारंट मामले में समन या वारंट हो सकता। देखिए, अब अपनी बात से मैं पलट गया। पेज पलटना मतलब बात से पलटना। अब समन मामलों में वारंट जारी। सेक्शन 90 उठा के पढ़िए तो। सेक्शन 90, समन के जारी। किसी भी ऐसे मामले में समन जारी करने के लिए इस संहिता हम क्या करें? अपने कारणों का उल्लेख चार की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकते हैं।
और या तो ऐसा समझ जाए कि क्या ना कि समय की न्यायालयों को या ऐसे तो यदि मैं ऐसे समय के ऊपर मैंने असफल रहता है यह साबित किया जाता है कि उस पर समय हमें समय में क्योंकि भूमिका होने के लिए के लिए कोई उचित नहीं किया जाता। यदि न्यायालय को विश्वास करने का कारण है कि एक्यूज्ड फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा, समन का पालन नहीं करेगा या समन जारी किया गया परंतु उसका पालन करने में विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन बिना विधिपूर्ण प्रतिहेतु के असफल रहा। तब ऐसे मामलों में समन के अतिरिक्त या समन के स्थान पर वारंट जारी किया जा सकता है। हुआ नहीं हुआ, एक बार प्लेयर भी देख लिया करिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम लगे लेकिन उसको क्लियर करते चलिए। हम मान लीजिए उसकी क्रीम निकाल के, इतना छोटा सा थोड़ी ना है 90। हाँ, समझने के लिए ठीक है, एक बार जब दिमाग में बैठ गया तो आप बेयर पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। फिर से मैं बोल देता हूँ, उसको बेयर पढ़ा कर, बेयर पढ़ने से मत भाग। हमारे पास बाध्यता है कि हमारे पास 1-1.25 घंटे का समय है, तो इसलिए मैं सब कुछ करने लगूंगा तो एक ही धारा में हमारा समय, जो वही जिस धारा की बात हो रही है उसको समय निकाल के वो सेक्शन पढ़िए जरूर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि समन मामलों में भी वारंट इशू हो सकता है, सामान्यतः तो होता नहीं, क्योंकि अभी 227 में हम लोगों ने देखा था कि समन मामलों में समन और वारंट मामलों में समन या वारंट हो सकता है, यानी समन मामलों में समन ही होगा। कहता है क्या एक एब्सोल्यूट रूल है? नहीं, इसका एक्सेप्शन है। कहाँ जाता है? 19 में कहता है कि अगर कोर्ट को ये विश्वास करने का कारण है कि जिसके लिए मैं समन जारी कर रहा हूं वो तो भाग गया है, वो फरार है, तो समन जारी करने से हमको कोई फायदा वायदा होना नहीं है, तो वो वारंट जारी कर सकते। या फिर लगता है कि वो समन का पालन करेगा नहीं, तो भी वो वारंट जारी कर सकते। या फिर उसने समन भेजा था लेकिन उसने पालन किया नहीं, तब भी समन मामला है लेकिन वो जारी वारंट कर सकते। तो ये है परिस्थितियां, ये प्री के लिए भी ध्यान रखना है। लास्ट वाला लिखे हैं कि समन जारी किया गया था परंतु उसका पालन करने में विदाउट, मतलब इसको कहते हैं बिना उचित प्रतिहेतु के, विधिपूर्ण प्रतिहेतु के वो उसका पालन करने में असफल। अजय,
अब ये बात अगर एक बार आदमी को समझ में आ जाए तो बेहद आसान हो जाए, और नहीं तो उसके अतिरिक्त फतिरिक्त जैसे लिखा है ना, समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त, फिर वो दिक्कत करेगा। अब लगेगा कहाँ कहीं प्रॉब्लम है, सही तो है। बहुत आसान सीआरपीसी। देख रहे हैं ना, काफी देर से हम लोग समन का टेबल याद कर रहे हैं। अब फिर एक टेबल में अगली चीज, समन मामलों का ट्रायल वारंट मामलों की तरह कर। समन मामलों का, समन मामलों का ट्रायल वारंट मामलों की तरह करना। अभी हमने बताया था कि जो समन केसेस हैं उसमें जो ट्रायल होगा वो समन ट्रायल होगा, वारंट केसेस होंगी उसमें ट्रायल वारंट ट्रायल होगा, केसेस होंगी समन और प्रक्रिया होगी वारंट। बस वही चीज है, समझ लीजिए कि आदमी को आदमी की दवाई देनी, विपरीत परिस्थितियों में आदमी की भी दी जा सकती है। समन मामलों का ट्रायल वारंट मामलों की तरह। इसके लिए आपको सेक्शन जो पढ़ना है वो पढ़ना है 282, सेक्शन 282। कृष्णकांत, क्या था इसमें? 259 में था ना ये? बिना देखे बताइए पूरा प्रोसीजर क्या था कि समन मामले का ट्रायल वारंट मामले की तरह कब किया जा सकता है। तो प्री में करते हैं आप, प्री में सवाल यहां से खूब आता है। वाह भाई वाह, अभी आते हैं आप, अब और बंद करिए। ये लोग मेंस देने वाले हैं। गड़बड़ा गया ना, यही गड़बड़ है। हाँ हाँ, अरे वो हम जानते हैं वो हम जानते हैं। ये तीन चीजें ध्यान रखनी है प्री के लिए, और अगर ये तीन चीजें आपको याद हैं तो इसका मतलब है लिख लेंगे, क्योंकि जब आपने उसकी मेन चीज ही पकड़ ली तब तो हो ही जाएगा ना। हमने क्या लिखा है कि मामला समन है, वारंट ट्रायल जो होगा वो वारंट। तो पहली चीज है कि वो तभी संभव है जब समन ट्रायल प्रारंभ हो चुका। ये नहीं कि शुरू में हम वारंट ट्रायल की तरह करते, नहीं। पहले उसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है समन ट्रायल प्रारंभ हो जाने के बाद, एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि ऐसा समन मामला होना चाहिए जो 6 महीने से ज्यादा के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल। जबकि समन मामला तो फाइन वाला भी होता है, समन मामला 3 महीने वाला भी है, समन मामला 6 महीने वाला भी है, लेकिन वो ऐसा समन मामला हो जो 6 महीने के ज्यादा से इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल। और तीसरी बात कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए न्यायालय ऐसा कर सके। अब ये तीनों चीज अगर आप पकड़े हुए हैं तो फिर क्या दिक्कत है, तो मेंस में भी लिख लेंगे। अब प्री में भी आएगा तो यही तीनों पॉइंट आएगा, घुमाएं फिर कितना भी क्वेश्चन घुमाएंगे। अगर ये तीनों आपने समझ के जकड़ के रखा है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर एकदम फटक से हो जाएगा। एक तो सेक्शन भी हो सकता है कि कौन सी धारा है। तो 4 प्रश्न यहां से प्री के बनेंगे, काम खत्म। ठीक है, वेरी गुड। धीरज, जेनी, पुष्पांजलि, अजय, पेयर पढ़िए। हम मामलों वारंट मामलों तो किसी ऐसे मामले के साथ विचारण के दौरान एक पॉइंट हुआ जो जरूरी है, शुरू में ही नहीं कर देंगे। दूसरा है जो
6 माह के कारावास से अधिक जो से दंडनीय है, ऐसा ही समान मामला हो। आगे, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के हित के लिए वो ऐसा कर। ठीक, हो गया ना, यही। हो गया ना। तो हाँ, इसमें क्या चीजें हैं कि समन मामलों का ट्रायल वारंट मामलों की तरह कब हो सकता है? पहली चीज, जब समन ट्रायल किया जा रहा हो, किया जा रहा हो। दूसरी बात, ऐसा ऐसे अपराध यानी ऐसा मामला 6 माह के कारावास से अधिक से दंडनीय हो। तीसरी बात, मजिस्ट्रेट न्याय हित में ऐसा कर सकता।
ट्रायल किया जाना, 6 महीना न्याय हेतु। तो ये है आपका पहले कौन से सेक्शन में था ये? सेक्शन 259। इन्वेस्टिगेशन 2, इन्वेस्टिगेशन से शुरुआत की थी। 2L, L फॉर लापता। तो लापता व्यक्ति के लिए इन्वेस्टिगेशन होगा, तो 2L में होगा इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के द्वारा किया जाएगा या किसी अन्य व्यक्ति के। दिमाग यहीं रखिएगा 1.5 मिनट, ऐसा ना हो कि अब खत्म हो रहा लगता है, अब पेन मोड़ के रखें तब तक बैग हैं। 2L में है, और किसके द्वारा होगा? ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा होगा या फिर पुलिस ऑफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति, अरे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट ऑथराइज करे। मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, अन्य व्यक्ति द्वारा। पर्पज बोलते रहिए भाई। एविडेंस कलेक्ट करना। अब अब तीनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। नेचर में इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, इंक्वायरी और ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ऑब्जेक्ट जो होता है इसका साक्ष्य एकत्र करना है, इसका मामला बनता है कि नहीं ये चेक करना है, और एक्विटल या कन्विक्शन है। प्राधिकारी जो होगा वो पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति होगा, ये मजिस्ट्रेट या कोर्ट, और ये कोर्ट। शपथ इसमें दिलाई ही नहीं जा सकती, इसमें शक्ति है और इसमें जाती है। फिर आते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ है? 2M में। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब वो कार्यवाही जिसमें जो एविडेंस है वो ओथ पर लिए जाते हैं या लिए जा सकते हैं। वेरी गुड। ऑफेंस की बात कर रहे थे तो 2Q में आ गया, और 2Q में क्या कहता है कि ऑफेंस से कोई भी एक्ट या ओमिशन ऐसा आता है जिसके अंतर्गत ये जो उस विधि द्वारा पनिशेबल बना दिया गया जो लागू है, और या फिर कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 के अंतर्गत कंप्लेन किया जा सकता है। कौन सी परिभाषा, कहाँ थी परिभाषा? हाँ, वर्तमान की ही मैं बात, 2Q है ना। उसके बाद हाँ, आईपीसी में भी यानी बीएनएस में भी बताया गया है कि जो बीएनएस के द्वारा या किसी अदर मतलब तत्समय प्रवृत्त लोकल या स्पेशल लॉ के द्वारा पनिशेबल बना दिया गया है, क्या होगा? ऑफेंस होगा। पुलिस रिपोर्ट 2T में है, जो कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली रिपोर्ट 193 क्लास 3 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट होगा। फिर उसके बाद पुलिस रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है, बताया था। एक अपराध होने का रिपोर्ट होती है और एक अपराध न होने का। होने का ही चार्जशीट या चालान कहते हैं, और न होने को फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट। फिर उसके बाद समन और वारंट केस हम लोगों ने देखा था। वारंट केस का मतलब सीरियस, मतलब 2 साल वाले मामले वारंट केस, ज्यादा वाले मामले। अच्छा, 2 साल से ज्यादा वाले मामले जो होते हैं वो वारंट केस होते हैं, और 2 साल तक वाले मामले समन केस। तो वारंट केस में हमने देखा कि 2 डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और मोर देन 2 ईयर के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल मामले जो होते हैं वो वारंट केस है। और समन केस की जो डिफिनीशन है वो ये है, जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। अब हम निकालते हैं कि आखिर वारंट केस क्या नहीं है। जो ऑफेंस हो और जो 2 साल के इम्प्रिजनमेंट तक के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो, या जो केवल फाइन से पनिशेबल हो, या फाइन के साथ 2 साल तक के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल, वो मामला समन मामला। समन मामले का ट्रायल जो बताया गया है वो 274 से 282 में बताया गया।
समन या वारंट जारी किया जाना, जनरली समन मामले में 227 के अंतर्गत समन मामले में समन और वारंट मामले में समन या वारंट जारी होता है। अब फिर उसके बाद समन मामलों में वारंट जारी किया जाना कब हो सकता है? सेक्शन 90 बताती है, पुरानी 87 थी, और जो ये बताती है कि यदि मामला न्यायालय को विश्वास करने का कारण है कि ये भाई साहब भाग गए हैं, मिलेंगे नहीं, या हैं तो लेकिन ये पालन करेंगे नहीं, या फिर समन भेजा गया था लेकिन ये भाई साहब उसका पालन करने में असफल हो गए, तो समन मामलों में भी वारंट जारी किया जा सकता है। ये ओल्ड में लिख लीजिएगा 87। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट कि समन मामलों का ट्रायल वारंट मामलों की तरह किया जा सकता है 282 के अंतर्गत, और ये कहता है समन मामलों का ट्रायल वारंट मामलों की तरह किया जा सकता है जब वो समन ट्रायल चल रहा हो, और कैसे मामले में हो? जो 6 महीने से ज्यादा के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो, और ट्रायल करते समय मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि अगर इसका ट्रायल हम लोग वारंट मामलों की तरह करें तो फिर मजा आ जाए। तो कर सकता है, यही है आप लोगों का। जितने भी सेक्शन और जितनी भी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब याद करते चलिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि बाद में कर लेंगे, आज नहीं कर पाएंगे तो बाद में कभी नहीं कर। सबसे आसान अभी याद कर, लेट होगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि लोड बढ़ता जाएगा ना, लोड बढ़ता जाएगा। जैसे उम्र के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं वैसे ही इसका भी लोड बढ़ता जाएगा। तुरंत कोई चीज करना बहुत आसान है। जैसे अगर ये पेन है ना, कितना वजन होगा इसका? 10-20 ग्राम। ऐसे अगर अभी हमको लगे कि लेके खड़े होना है तो हमको लगता है 2-4 दिन खड़े हो सकते, लेकिन 1 घंटा भी खड़ा अगर हो जाए तो 1 घंटा तो बहुत बता दिया, 30 मिनट भी अगर ऐसे करके खड़ा होना हो सिर्फ ये 10 ग्राम की पेन, तो समझ में आएगा। अभी तो नहीं लग रहा है ना, लेकिन आधे घंटे बाद ये समझ में आएगा कि ये पेन कितनी भारी। अभी लग रहा है कि ये तो याद हो ही जाएगा, लेकिन फिर जब अभी बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद एसआरए भी लद जाएगा, लिमिटेशन भी लद जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी लद जाएगा, तब ये बीएनएसएस कहाँ दबी रह जाएगी बेचारी, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए तुरंत कंप्लीट करिए। ये जो बीएनएसएस पढ़ रहे हैं ना, अब अपने तरफ से ये लगे कि बीएनएसएस में मैं कमांड है हो गया, और इतना बड़ा है ये कि केवल बेसिक चीजें भी पढ़ेंगे तो भी हजारों क्वेश्चन पढ़ेंगे, बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत उलझिए मत, जो इसी वजह से तुम्हें कह रहा हूं एनर्जी लॉस मत करिए। पहले वाले जो पहले पढ़े हैं सीआरपीसी अच्छे से, उनके लिए वो ठीक है क्योंकि हेल्प करता है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उसके चक्कर में ना पढ़े। अब वो आगे देखें, आगे बीएनएसएस से काम चल जाएगा। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।